ओके। हाय एवरीवन। सो आज के इस सेशन में हम देखेंगे। अब पिछले सेशन में हमने देखा था कि रिवोल्ट से पहले तक के जो भी एक्ट्स हैं, जो भी रेगुलेशंस थे जो पास किए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, वो हमने देखे थे अभी तक। अब यहाँ से हम देखेंगे कि 1857 1858 का जो भी रिवोल्ट था, तो उस रिवोल्ट के बाद जो 1858 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया, तो वो क्या था, क्या उसके नॉर्म्स थे, कंडीशंस थे, या फिर वो एक्ट क्या था, वो हम देखेंगे। और लास्ट में हम जाके देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करके हम देखेंगे 1935 का जो एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि एक बहुत ही की रोल प्ले करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडेशन में या फिर क्रिएशन में। तो हम वहाँ तक आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो देखिए, हमने पिछले इसमें देखा था कि 1773 से जो एक्ट्स रेगुलेशंस चालू हुए, रेगुलेटिंग एक्ट्स स्टार्ट हुए, वो हमने देखा 1853 तक। तो उसमें हमने चार चार्टर्ड एक्ट्स देखे। एक पहला जो 1773 का एक्ट था, उसमें हमने देखा कि गवर्नर ऑफ बंगाल बन गए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और उसके बाद हमने देखा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बाद में जाके बन जाते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो चार्टर्ड एक्ट में वो जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो जाते हैं। इसके बाद अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। रिवोल्ट के बाद बहुत सारा वॉर होता है, इंटरनल बहुत सारे रिवोल्ट्स होते हैं। और उसके बाद के जो भी इफ़ेक्ट्स है वो हम यहाँ से देखना शुरू करेंगे। तो आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ इंडिया बाय एंडिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो यहाँ से रिवोल्ट का जो असर होता है वो ऐसा होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलती है, भाई अब आप ये बंद करो, आपने बहुत कुछ कर दिया, बहुत खेला आपने, अब बस करो, अब यहाँ से हम देख लेंगे। ऐसे हमें यहाँ पे दिखाई देता है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो हम मेन फीचर्स देखते हैं। इंडिया was now ruled in the name of British Queen, Her Majesty. The Governor General's title changed to Viceroy of India, who was the Queen's direct representative. ये हमने पिछले सेशन में भी हमने ये डिस्कस किया था कि भाई आगे जाके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो बन जाएगा वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। तो ये होता है यहाँ पे इस रिवोल्ट के बाद का जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट निकलता है, तब से ये जो रूल्स है वो अप्लाई होना चालू होते। तो पहले कौन थे? तो ये महाशय जो है यहाँ पे, ये लॉर्ड कैनिंग है, तो वो पहले वॉइस रॉय बनते। द डबल गवर्नमेंट सिस्टम एंडेड बाय एबॉलिशिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो हमने देखा था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या काम था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का क्या काम था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो देखते थे कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो ठीक से काम करे। वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखते थे कि बिजनेस जो है वो ठीक से रन हो पाए ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये पूरी तरह से एबॉलिश किया जाता है, एंड किया जाता है, और एक नया सिस्टम यहाँ पे डेवलप होता है। वो क्या सिस्टम है अब देखेंगे। A new powerful official called the Secretary of State for India was created, who controlled all Indian administrations and was part of British cabinet, responsible to Parliament। अब देखो, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, ये एक वॉइस रॉय के अंडर ये काम करने वाला एक जो है ऑफिशियल, ये बनाया जाता है। और फिर ये जो है ये डायरेक्टली किसको रिस्पॉन्सिबल था? पार्लियामेंट, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसको ये रिस्पॉन्सिबल था क्वेश्चंस आंसर्स देने के लिए। और ये जो है वॉज ए पार्ट ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट। जो ब्रिटिश कैबिनेट का जो भी एक मेंबर होगा वो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया होगा, फॉर इंडिया होगा।
ठीक है। तो उसको और क्या क्या दिया गया, तो द काउंसिल ऑफ इंडिया विथ 15 मेंबर्स, तो उसको 15 मेंबर्स दिए गए जो उसको हेल्प करेंगे ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए, ये पूरी तरह से ठीक से काम कर पाए इसको, इसके लिए। तो ये आएंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अंडर आएंगे ये सारे के सारे 15 मेंबर्स, ठीक है। और फिर हम देखेंगे जो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल was given legal status, meaning it could sue or be sued both in India and England। अब देखो यहाँ तक का क्या था, ये कि जो भी इंडिया में होता था उसके रिलेटेड कोई पनिशमेंट जो थी वो ऑफिशियल्स को नहीं थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चेंज हो जाता है, ये जो काउंसिल है ये काउंसिल को यहाँ पे इंग्लैंड में और इंडिया में दोनों में ये किसी को भी स्यू कर सकते थे और कैन बी स्यू, ये खुद भी स्यू हो सकते हैं, यहाँ पे एक्ट बोलता है, ठीक है। दिस एक्ट मेनली चेंज्ड हाउ इंडिया वाज मैनेज्ड फ्रॉम ब्रिटेन, इट डिड नॉट चेंज हाउ इंडिया वॉज गवर्न ऑन द ग्राउंड। अब देखो ये तो चेंजेस की गई, ठीक है, पर इसका जो इम्पैक्ट होना था, जो इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्टेड थे कि नीचे ग्राउंड लेवल पे कुछ चेंजेस होंगे, ठीक से काम चालू होगा, ये कोई चेंजेस दिखाई नहीं दी। जो कि हालात पहले थे वैसे कि वैसे ही कंटिन्यू हुए हमें दिखाई देते हैं। सिर्फ क्या हुआ, नाम बदले गए, ऑफिशियल्स बदले गए, वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बदला गया, पर जो ग्राउंड लेवल पे जो भी इम्पैक्ट है वो वैसे का वैसा ही था, ठीक है। अब हम देखेंगे अगला इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। अब देखो ये रिवोल्ट के बाद ना ब्रिटिशर्स को एक पता चला कि हमें इंडियन जो पीपल है उनको थोड़ा सा एजुकेट करना होगा और उनको हमारे गवर्निंग बॉडी में लेना चाहिए, ठीक है। तो उससे उनको फ़ायदा था कि उनको और मैन पावर मिल रही थी और एक तरह से वो ग्रूम करते थे कि ब्रिटिश का राज सालों साल चला रहे, इसके लिए वो उनको ग्रूम करते थे, ठीक है। उनका वी कैन से एक ब्रेन वॉशिंग हो रहा था और वो उनका यूज़ फिर ब्रिटिश गवर्निंग एडमिनिस्ट्रेशंस में करते थे। तो मेन फीचर्स क्या है, द एक्ट स्टार्टेड इन्वॉल्विंग इंडियन इन लॉ मेकिंग बाय अलाउइंग द वॉइस रॉय टू नॉमिनेट इंडियन मेंबर्स टू हिज काउंसिल। अब देखो अभी तक हम एक ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे कि अब देखो इसी से हमें पता चलता है कि उस वक्त की कंडीशन क्या होगी, ठीक है। अब देखो तब तो कोई क्या बोलते हैं इलेक्शंस नहीं थे या फिर कोई ऐसे एडल्ट फ्रेंचाइज वगैरह नहीं था, किसी को वोट करने के राइट्स नहीं थे इंडिया में, ठीक है। तो वहाँ पे अब जो भी बंदे अगर लेने हैं, जो भी लोग लेने हैं जो लॉ मेकिंग में, वो कैसे लेंगे, तो वो कैसे करते थे, तो वो उनको नॉमिनेट किया जा रहा था, ठीक है। वो नॉमिनेट किया जाता था उन लोगों को और ये पार्स किसको दी गई, वॉइस रॉय को, ओके। तो वॉइस रॉय नॉमिनेट करते थे कुछ जो भी अच्छे लोग हैं उनको नॉमिनेट करके लॉ मेकिंग में उनका एडवाइस लेते थे, ऐसे ही वो काउंसिल बनाना स्टार्ट हो गया। देखो अब फॉर एग्जांपल कि जो भी पहले हैं कि फॉर एग्जांपल 1862 में 3 इंडियंस वे नॉमिनेटेड, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड श्री सर दिनकर राव, ओके। तो ये 3 जो है उनको पहले 1862 में नॉमिनेट किया जाता है। अब ये पूछा जा सकता है कि भाई कौन कौन थे जो पहले नॉमिनेटेड इंडियंस थे मेंबर्स काउंसिल में वॉइस रॉय के, तो ये पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है। हिस्ट्री में भी पूछा जाएगा या फिर पॉलिटी में भी पूछा जाएगा, पॉलिटी के बुक में है तो पॉलिटी में भी आ सकता है या फिर हिस्ट्री में तो आता ही है, मतलब आएगा ही, ठीक है। इट गेव लेजिस्लेटिव पावर बैक टू बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन हमें फिर से देखना
चालू हो गया। अब देखो यहाँ पे बॉम्बे और मद्रास जो है उनको थोड़े से लेजिस्लेटिव पावर्स, जो लॉ मेकिंग पावर्स है, वो उनको फिर से मिलना चालू हो गया। लेस सेंट्रल कंट्रोल। न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वे क्रिएटेड फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस एंड पंजाब। अब देखो ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो है वो हर एक, मतलब देखो स्टेट वाइज जैसे होता है ना कि हमारे लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है, काउंसिल्स होते हैं, वैसे वहाँ तो असेंबलीज नहीं होगी क्योंकि वोटिंग का तो सवाल ही नहीं उठता था, तो वहाँ पे काउंसिल्स बनाना शुरू हो गया। ठीक है। द वॉइस रॉय वॉज गिवन पावर टू मेक रूल्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द काउंसिल। तो उसको पूरी तरह से राइट्स थे कि ये जो काउंसिल्स बनाए जा रहे थे वो कैसे रन करेगी, कैसे नहीं, इसके रिलेटेड जो भी रूल्स है वो वॉइसरॉय बनाते थे और उसके हिसाब से सब चलता था। द पोर्टफोलियो सिस्टम वॉज रिकग्नाइज्ड, मीनिंग सम काउंसिल मेंबर्स वे इन चार्ज ऑफ स्पेसिफिक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अभी भी आप देखते हो कि देखो जो भी हमारे यहाँ पे इलेक्शन से जो भी जीत के आता है वही आगे जाके एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है। ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो उनके पास, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, राइट, प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, या फिर चीफ मिनिस्टर होते हैं, उस उनकी कैबिनेट बॉडी होती है, जो भी बॉडी होती है वो होती है। तो इस तरह से यहाँ पे भी पोर्टफोलियो सिस्टम चालू हो गया था अब जाके। ठीक है। इन एमरजेंसीज द वॉइसरॉय कुड इशू ऑर्डिनेंसेस विदाउट काउंसिल अप्रूवल वैलिड फॉर 6 मंथ्स। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो भी ऑर्डिनेंसेस है वो यहाँ पे उनको डिसीजंस लेने की पावर यहाँ पे उनको मिल जाती है कि वो उसको बाईपास करे, जो भी काउंसिल्स का जो भी एक डिसीजन है उसको बाईपास करके 6 मंथ्स के लिए वैलिड होता था ऑर्डिनेंस जो भी कि वॉइस रॉय निकालते हैं। वो सेम प्रेसिडेंट की तरह ही हो गया। अब आगे जाके हम प्रेसिडेंट देखेंगे कि ऑर्डिनेंस जो भी पास किया है उसको अप्रूवल कैसे मिलेगा काउंसिल्स की तरफ से, सॉरी हमारे लोकसभा राज्यसभा की तरफ से कैसे मिलेगा कैसे नहीं, ये हम आगे जाके देखेंगे। पर ये उसी तरह से है कि ये 6 मंथ्स के लिए वैलिड होता है। अब देखो आगे जाके हम पढ़ेंगे कि जो प्रेसिडेंट है उनका जो भी वो ऑर्डिनेंस निकालेंगे तो फर्स्ट सिटिंग जो होती है उसके बाद की उसके 6 वीक्स 6 वीक्स के अंडर उसको पास करना पड़ता है हाउस से, पार्लियामेंट से। तो हम वो जाके देखेंगे। एक जो भी ऑर्डिनेंस निकलता है उसको कम से कम 6 मंथ्स 6 वीक्स के अंडर, 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स के अंडर उसको अप्रूवल पार्लियामेंट की तरफ से मिलना पड़ता है। तो ये हम आगे जाके देखेंगे, बस आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैंने ये बताया अभी के लिए। अब आगे जाके हम देखेंगे अगला क्या एक्ट है। तो इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 हम देखेंगे। दिस एक्ट मेड सम चेंजेस टू इंक्रीज इंडियन पार्टिसिपेशन इन लॉ मेकिंग बट ऑफिशियल स्टिल हैड द मेजोरिटी। अब देखो इंडिया का जो भी स्ट्रक्चर है उसमें देखो एक तरह से कोई रिवोल्ट ना हो, फिर से कोई बड़ा एज अ 1858 की तरह कुछ ना हो, इसलिए एक तो ब्रिटिशर्स भी ट्राई करते थे कि इंडियंस को रूलिंग में लाया जाए, उनका एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए वगैरह वगैरह। और दूसरी तरफ से इंडियंस भी उसमें पार्टिसिपेशंस लेना चालू कर रहे थे और वो भी लॉ मेकिंग में हेल्प करना चाहते थे। ठीक है। तो उनको भी हाथ में लेने के लिए वो ट्राई कर रहे थे कि जो भी एक्ट्स है, लॉज बनाए जा रहे हैं उसमें हमारा भी कुछ तो कंट्रीब्यूशन हो, ये भी इंडियंस की तरफ से हो रहा था। ठीक है। सो अब देखो इनका नंबर बढ़ाया गया। ठीक है। तो सम चेंजेस टू इंक्रीज इंडियन पार्टिसिपेशन, इनका नंबर जो है वो काउंसिल्स का बढ़ाया गया, पर जो भी ऑफिशियल्स थे उनसे उनकी मेजॉरिटी कम ही थी। अब देखो जो भी है वो मेजॉरिटी से कोई भी लॉ जो है वो अप्रूव होता है, राइट। तो अभी अभी भी ऐसा था कि जो मेजॉरिटी थी वो जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स की थी वो ज़्यादा थी। ठीक है। उस काउंसिल्स के मीटिंग में। ठीक है। तो हम देखेंगे द नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल काउंसिल्स was increased but official still
हैड मोर सीट्स। ओके, तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि जो कि हमारे ये जो मेंबर्स हैं, नॉन ऑफिशियल इंडियन मेंबर्स जो है, अब देखो ये नॉन ऑफिशियल इंडियंस को नॉन ऑफिशियली कहा जा रहा था और जो ब्रिटिशर्स थे उनको ऑफिशियल कहा जाता था। तो सेंट्रल और प्रोविंशियल, हमारे यहाँ पे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है और स्टेट में स्टेट का के जो भी मंत्री होते हैं, उस हिसाब से ही यहाँ पे भी सेंट्रल और प्रोविंशियल काउंसिल्स होते थे, राज्यसभा और विधान परिषद। उस तरह से आप कह सकते हैं कि ये यहाँ पे काउंसिल्स थे। तो उनका नंबर्स बढ़ाया गया इंडियंस का, पर फिर भी उनकी मेजोरिटी कम थी। ठीक है, द काउंसिल्स वर मेड मोर वर गिवन मोर पावर्स लाइक डिस्कसिंग द गवर्नमेंट बजट एंड आस्किंग क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव। अब देखो जो भी एग्जीक्यूटिव बनाए गए थे या फिर जो भी एग्जीक्यूटिव काम करते थे, हमने अभी अभी देखा था पिछले एक एक्ट में कि एग्जीक्यूटिव्स का जो पोर्टफोलियो जो था वो देखा जाता था और उनको कुछ एग्जीक्यूटिव का काउंसिल्स को एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव पावर्स दी गई थी, राइट। तो वो एग्जीक्यूटिव पावर्स जो थी वो दिए गए मेंबर्स को गवर्नमेंट, जो भी हमारी काउंसिल है, उनको राइट दिया गया कि वो क्वेश्चंस पूछे रिगार्डिंग टू गवर्नमेंट बजट एंड, हाँ, इसके रिलेटेड और दूसरे भी किसी मसले के रिलेटेड क्वेश्चंस आस्क करने का उनको राइट मिल गया इसमें। ठीक है, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वे नॉमिनेटेड बेस्ड ऑन रिकमेंडेशंस फ्रॉम ग्रुप्स लाइक प्रोविंशियल्स, councils, district boards, municipalities, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड ग्रुप्स एंड ज़मींदार्स। अब देखो ये जो नॉमिनेशंस थे, जो काउंसिल्स में मेंबर्स लिए जाते थे, वो कैसे लिए जाएंगे। अब देखो कोई तो वोट करने के लिए नहीं था या फिर कोई एमएलए या फिर एमपी नहीं था कि राज्यसभा के लिए वो वोट डालेगा कि ये हमारा कैंडिडेट है और इसको राज्यसभा के लिए हम नॉमिनेट करते हैं। तो वो तो नहीं था तब। तो कैसे किया जाता था, तो रिकमेंडेशंस किए जाते थे कि इन जो ये जो ग्रुप्स हैं इनकी तरफ से रिकमेंडेशंस किए जाते थे और उसके हिसाब से फिर वो एक कैंडिडेट, वो काउंसिल्स अप्रूव होते थे। ठीक है, दिस वॉज एन अर्ली फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शंस दो द वर्ड इलेक्शन वॉज नेवर यूज। अब देखो हमारे यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शंस कब कब होते हैं, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, या फिर जो भी राज्यसभा और विधान परिषद, इनके जो भी मेंबर्स हैं उनके इलेक्शंस में हम इनडायरेक्ट इलेक्शंस होता है जिसमें एमएलएज या फिर एमपीज वोट करते हैं। ठीक है, तो वो जो है वो यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि कहा तो नहीं गया कि ये इलेक्शन है, पर ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस होना शुरू हुआ था। अब देखते हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909। अब देखो ये एक्ट क्या कहता है कि दिस एक्ट was made big changes to increase Indian participation in law making and government, but officials still had strong control। अब देखो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि कुछ और नंबर पार्टिसिपेशन इंडियन लोगों की बढ़ा दी गई इसमें। ठीक है, पर फिर भी ऑफिशियल्स के पास अभी भी स्ट्रॉन्ग होल्ड था। ठीक है, द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वॉज ग्रेटली इंक्रीज्ड। अब देखो पहले जो 16 थे उनको डायरेक्टली 60 पे लेके गए, 60 पे लेके गए, राइट। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के जो भी नंबर्स हैं वो बढ़ा दिए गए। प्रोविंशियल काउंसिल्स आल्सो गॉट मोर मेंबर्स बट इन डिफरेंट नंबर्स। अब देखो ये जो 16 से जो 60 पे लिया गया, वो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब जो राज्यसभा जिसको हम रेफर करते हैं, अभी के लिए मैं राज्यसभा कह रहा हूँ पर वो राज्यसभा नहीं थी, अभी आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं ये राज्यसभा कह रहा हूँ अभी। तो ये जो राज्यसभा के जैसे वहाँ पे काउंसिल थी सेंट्रल पे, उसके रिलेटेड ये 16 से 60 बनाई गई। और जो स्टेट में होता है हमारा प्रोविंशियल जो भी काउंसिल होता है, उसके भी नंबर्स बढ़ा दिए गए हर एक स्टेट के हिसाब से, मतलब उस प्रोविंशियल के हिसाब से, पर यहाँ पे वो डिफाइन नहीं किया, हर एक स्टेट का अलग था। ठीक है, द सेंट्रल काउंसिल स्टिल हैड मोर ऑफिशियल्स देन इंडियंस। अब देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है
कि आते आते 1909 के आते आते ये जो सेंट्रल काउंसिल्स जो है, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो है, इनका नंबर ऑफिशियल्स का अभी भी ज़्यादा था इंडियंस के बरा अगर कंपेयर किया जाए तो। बट प्रोविंशियल काउंसिल्स कुड हैव मोर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स देन ऑफिशियल्स। ये यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिफाइन करता है, क्लियरली डिफाइन करता है कि जो भी हमारे प्रोविंशियल जो भी काउंसिल्स थे, जो विधान परिषद हम कहते हैं, उसमें ज़्यादा नंबर्स हो सकते हैं, ऐसा कहा गया। काउंसिल मेंबर्स गॉट मोर पावर लाइक आस्किंग फॉलोअप क्वेश्चंस एंड मूविंग रेजोल्यूशंस ऑन बजट। ठीक है, अब ये तो लाइन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि वो क्वेश्चंस आस्क कर सकते थे किसी भी इशू के रिलेटेड, और वो बजट के रिलेटेड रेजोल्यूशंस भी पास कर सकते थे। ठीक है, मूव कर सकते थे। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियंस वेर इंक्लूडेड इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स ऑफ द वॉइस रॉय एंड गवर्नर्स। अब देखो, ये पहले जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है, ये पहले इंडियन लॉ मेंबर थे वॉइस रॉय के काउंसिल में। जो भी इम्पोर्टेंट, मतलब जैसे कैबिनेट हम कहते हैं, उस हिसाब से जो वॉइस रॉय के जो भी काउंसिल्स थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, मतलब कैबिनेट हम कहते हैं हमारे यहाँ पे। ये देखो, मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ कैबिनेट से, या फिर लोकसभा से, राज्यसभा से, या फिर विधान परिषद से। ये इसका मतलब ये नहीं कि वो वहाँ पे एग्जिस्टिंग था या फिर उसको वैसा ही नाम था। मैं आपको ये समझ में आ जाए इसलिए मैं अभी ये बोल रहा हूँ। ठीक है, कि ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है, अब देखो हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स कौन है, जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वो राज्यसभा के हो या लोकसभा से हो, और वो मिनिस्टर बन सकता है। ठीक है, और प्रेसिडेंट जो है वो उनके कहने के, जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके एडवाइस पे जो कैबिनेट कमेटी है या फिर मिनिस्टर्स की जो कमेटी है, बॉडी है, वो बनाते हैं, राइट। तो वैसे ही ये जो वॉइस रॉय है, उनके जो भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स है, जो मिनिस्टर्स हम कहेंगे यहाँ पे एज इक्वल टू मिनिस्टर्स, तो इनका जो ये सॉरी तो इनका जो ये मेंबर्स थे, उनमें पहले सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये पहले मेंबर्स ऐड हो गए। ठीक है, लॉ मेंबर। ओके, तो इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, मीनिंग मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स वेर इलेक्टेड ओनली बाय मुस्लिम वोटर्स। दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ ऑफिशियल कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये डिवाइड और रूल का यहाँ पे बिजनेस चालू हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे अब डिवाइड और रूल का सब काम चालू हो गया इनकी तरफ से, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। उनको पता था कि जो इंडिया है वो रिलीजियस मामले में बहुत ही एज अ सेंसिटिव कंट्री है, और उसको कैसे हम ये रखें कि वो डिवाइड हो जाए और हमारा इसमें फ़ायदा हो, ये इस तरह से ये सब कुछ होता था। ठीक है, तो इट आल्सो गिव सेपरेट रिप्रेजेंटेशन टू ग्रुप्स लाइक प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशंस, चेंबर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज़ एंड ज़मींदार्स। ये हर एक को ऐसे सेपरेट रिप्रेजेंटेशंस मिलना चालू हो गया यहाँ पे आते आते। ठीक है, अब देखो, अब हम आगे वाला देखेंगे कौन सा एक्ट है, 1919। अब देखो, ये छोटा सा इसमें कुछ फ्लॉज थे या फिर डिफेक्ट्स थे, जो कि आगे जाके जो चेंजेस करने पड़े, पर हम देखेंगे इसको ये कैसे था। दिस एक्ट एम टू ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया बाय गिविंग मोर पावर्स टू इंडियन provinces and making some part of government responsible to Indians, but the central government still held strong control। तो अब देखो यहाँ पे क्या होने लगा, डिसेंट्रलाइजेशन होने लगा, कि जो भी हमारे सॉरी तो जो भी हमारा जो इंडियन प्रोविंसेस है, उनको ज़्यादा गवर्नमेंट ये देने लगा, पावर देने लगा। और पर स्ट्रांगनेस तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा ही, पर थोड़ा सा जो पावर है वो प्रोविंसेस को भी देना चालू हो गए। अब देखो इसमें क्या हुआ, डायरची आ गया, मतलब ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम आ गया। तो उसको हम देखेंगे कैसे होने लगा। तो डिवाइडेड गवर्नमेंट सब्जेक्ट्स इनटू
सेंट्रल एंड प्रोविंशियल एरियाज। अब आगे भी जाके हम जब कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो बहुत से ऐसी चीज़ें देखेंगे जो स्टेट और सेंट्रल के बीच में डिवाइड हुई है, और कुछ कॉमन चीज़ें भी है जिस पे स्टेट और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये दोनों भी कुछ लॉज बना सकते हैं। ये हम आगे जाके कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे। अब अभी आप उसका टेंशन मत लो, ये आगे जाके बहुत सिंपल लगेगा, ये अभी के लिए मैटर नहीं करता। मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ कि आगे जाके आपके समझ में आ जाए, अच्छा ये आप कनेक्ट कर पाओगे, अच्छा ये भी होता था ऐसे करके। तो इसलिए अभी मैंने ये बताया, ठीक है। अलाउइंग बोथ टू मेक लॉज फॉर देयर ओन एरियाज बट ओवरऑल द गवर्नमेंट रिमेंड सेंट्रलाइज। अभी भी वैसा ही है कि देखो, अब हमारा सेंट्रलाइज सिस्टम है, हमारा गवर्नमेंट तो सेंट्रलाइज है, ज़्यादा पावर सेंट्रल के पास है, पर कुछ मामले में जो है वो वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है वो वहाँ पे लॉज बना सकती थी, राइट। इंट्रोड्यूस डायरची इन प्रोविंसेस, ओके, सम सब्जेक्ट्स ट्रांसफर्ड वेयर मैनेज बाय इंडियन मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। अब देखो हमारे यहाँ पे अभी भी वैसा ही है, कुछ जो भी मिनिस्टर्स है वो किसको रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, पार्लियामेंट को रहते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे बताया गया है कि कुछ जो चीज़ें हैं वो मैनेज की जाती थी इंडियन मिनिस्टर्स के द्वारा, और वो रिस्पॉन्सिबल थे, जो लेजिस्लेचर थे, जो काउंसिल थी, उनको वो रिस्पॉन्सिबल थे क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए। दूसरा क्या है, अदर स्टेट रिजर्व्ड स्टेट अंडर द गवर्नर्स एंड हिज काउंसिल नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटर। दिस ड्यूअल गवर्नमेंट दिस ड्यूअल रूल सिस्टम डिडंट वर्क वेल। अब देखो जो बाकी के थे वो एज अ सिर्फ गवर्नर के अंडर एज अ काउंसिल की तरह रह गए, ठीक है। अब ये ज़्यादा दिन टिका नहीं। क्रिएटेड बाय कैमरल लेजिस्लेचर विथ टू हाउसेस। अभी भी हमारे इंडिया में ये बाय कैमरल जो सिस्टम है वो चलती है। ये आगे जाके हम देखेंगे, जैसे हम साइलेंट फीचर्स देखेंगे वगैरह वगैरह, तो उसमें ये बाय कैमरल आ जाएगा फेडरल सिस्टम का। तो वो कैसा है वो हम देखेंगे कि स्टेट को भी कुछ पावर्स है, सेंट्रल को भी कुछ पावर्स है, ये हम देखेंगे जाके, ठीक है। अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली, जो असेंबली के हैं यहाँ पे देखो असेंबली आ गई। तो मेंबर वेर मोस्टली चोजन बाय डायरेक्ट इलेक्शंस। अब देखो ये डायरेक्ट इलेक्शंस क्या था उस टाइम पे। अभी देखो हमारे यहाँ पे एडल्ट फ्रेंचाइज है, हर एक बंदा जो है वो जाके वोट कर सकता है लोकसभा के लिए या फिर विधानसभा के लिए, हमारे स्टेट असेंबली के लिए, या फिर जो भी लोकसभा है उसके लिए, एमपीज के लिए, ठीक है। तो तब का कैसा था, तब का सिस्टम कैसा था, तो रिक्वायर्ड दैट 3 आउट ऑफ 6 वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स मस्ट बी इंडियंस, ठीक है, एक्सेप्ट कमांडर इन चीफ। अब देखो कमांडर इन चीफ कोई नहीं बन सकता था, ठीक है। तो वॉइसरॉय के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स थे उसमें से तीन जो है वो इंडियंस होने ही चाहिए। ये यहाँ पे एक रूल निकल गए के आ गया। एक्सपांडेड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय गिविंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स टू सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस। अब देखो यहाँ पे कौन कौन जो है ये इलेक्शन में खड़ा हो सकता है ये बताया गया, मतलब जो क्या बोलते हैं रिजर्वेशंस की तरह होता है वो वैसे ही तरह से कम्युनल रिप्रेजेंटेशन उनको मिला था। जो भी कम्युनिटी से वो बिलोंग करते थे वो उसको रिप्रेजेंट कर सकते थे, ठीक है। लिमिटेड वोटिंग राइट्स। अब देखो अभी मैंने बोला था कि एडल्ट फ्रेंचाइज है हमारे यहाँ पे 18+ जो है वो वोट कर सकता है। उसी तरह से अभी यहाँ पे कैसा है कि वे गिवन बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट और एजुकेशन। अब जो भी जिस एक उनका एक क्या बोलते हैं उसको, कुछ चीज़ें थी कि अगर कोई पर्सन अगर कुछ किसी भी इलेक्शन में वोट डालेगा तो उसके प्रॉपर्टी के हिसाब से, टैक्स पेमेंट्स के हिसाब से और एजुकेशन के बेसिस पे वो वोट कर सकता है या नहीं ये डिसाइड किया जाता था, और फिर उस बंदे को ही सिर्फ वोट करने की परमिशन थी। अब वो ये भी ठीक है, मतलब सही है। मतलब देखो तब का जो इंडिया का जो भी सिचुएशन था वो ऐसा था कि
लिटरेसी उतनी नहीं थी, ठीक है, सारे इलिटरेट ज़्यादा लोग थे वहाँ पे। और तब उनको ये इलेक्शन क्या है, किसको हम वहाँ पे वोट करके वहाँ पे हम रिप्रेजेंट करने के लिए हम चांस दे रहे हैं क्या नहीं, इतनी समझ तब के टाइम पे उन लोगों में नहीं थी, ठीक है। तो ये जस्टिफाई करता है कि यार ठीक है कि जिसका एजुकेशन है, टैक्स पेमेंट्स है, प्रॉपर्टी है, इसके हिसाब से हम उसको बोलेंगे कि आपको राइट है, आपको सही सही और गलत की समझ है, और आपको ये सिस्टम पता है तो आप वोट कर सकते हो। इस तरह से तब का सिचुएशन था, ठीक है। Created the office of High Commissioner for India in London to handle some functions of the Secretary of State, ठीक है। ये एक पॉइंट है, आप देख लो। सेटअप सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन इन 1926 टू रिक्रूट सिविल सर्वेंट्स। अब देखो ये बॉडी उन्होंने बनाई, कमीशन बिठाया कि जो सिविल सर्वेंट्स की रिक्रूटमेंट करेगा, ठीक है। ये जाके फिर बाद में जाके हमारा यूपीएससी बन गया, राइट। तो ये है जिसका हमने नाम बाद में बदल दिया। तो प्रोविंशियल बजट्स वे सेपरेटेड फ्रॉम द सेंट्रल बजट्स, अलाउइंग प्रोविंसेस टू मेक देयर ओन बजट्स। तो अब यहाँ पे और एक थोड़ा सा फ्रीडम दिया गया। अब हम देखते ही है कि यहाँ पे इस एक्ट में ऐसा किया गया था कि डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा करने का यहाँ पे ट्राई किया गया था। तो इसमें अब ऐसा किया गया कि भाई आपको इतना इतना बजट मिलेगा सेंट्रल की तरफ से, और आप कुछ डिसाइड कर सकते हो कि आपके जो भी एरिया में जो भी इश्यूज है उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस चीज़ में ज़्यादा ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, बजट यूज़ करना है, कहाँ पे नहीं करना है, ये आप डिसाइड कर सकते हो आपके रीजन के हिसाब से, जो भी आपकी नीड है आपके रीजन की उसके हिसाब से, ठीक है। फिर हुआ प्रोवाइडेड फॉर ए कमीशन टू रिव्यू द एक्ट्स प्रोग्रेस आफ्टर 10 years। अब देखो ये जो एक्ट बनाया गया, तो इस एक्ट को का प्रोग्रेस क्या है, इसमें क्या फ्लॉज निकल के आए, या फिर इसके रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस क्या है, इसके लिए एक कमीशन बिठाई गई। हम वो कमीशन जो है वो अभी देखेंगे। तो साइमन कमीशन हम कहते हैं। तो उसके रिपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट बन जाती है बाद में जाके, कि उनके जो भी उस कमीशन की जो भी रिपोर्ट्स है उसके बेसिस पे 1935 का जो इम्पोर्टेंट हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखेंगे, उस उस कमीशन के रिपोर्ट पे बहुत सारी चीज़ें 1935 के एक्ट में डाली गई थी, ठीक है। तो ये जो 10 years के बाद का जो जो कमीशन ये बिठाई जाएगी और वो एक्ट का प्रोग्रेस देखेगी, जो ये बताया गया वो एक्चुअली बहुत जल्दी हुआ। 1919 के बाद 10 साल कुछ रुका नहीं, 1927 में ही ये साइमन कमीशन लाया गया। तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट सेटअप द 7 members कमीशन, 7 members की ये कमीशन बिठाई गई, ऑल ब्रिटिश टू रिव्यू इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस। अभी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसका प्रोग्रेस क्या है, जो एक्ट बनाया गया था उसका प्रोग्रेस क्या है, कैसे ये काम कर रही है, क्या ये ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है, उसके रिलेटेड ये कमीशन बिठाया गया। इंडियंस बॉयकॉटेड दिस इट बिकॉज इट हैड नो इंडियन मेंबर्स। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन है। सही है कि यार आप अगर इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हो, आप अगर इतना बड़ा ये रिपोर्ट बना रहे हो, तो उसमें हाँ, और तब तक जाके हमारे यहाँ पे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे या फिर सोशल रिफॉर्मर्स थे जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे। उसमें से एक थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी वगैरह। तो ये लोग डिज़र्व करते थे कि वो उस कमीशन का एक पार्ट हो सके, राइट। और बहुत सारे ये है, हम बाद में जाके हम देखेंगे कि बहुत अच्छे अच्छे हमारे यहाँ पे लॉयर्स थे, आगे जाके हम देखेंगे। और वो होते हुए भी 7 members की जो कमीशन बिठाई गई उसमें एक भी इंडियन नहीं था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिप्रेसिंग था, इसलिए ये बॉयकॉट किया गया। द कमीशन सजेस्टेड एंडिंग डायरची, एक्सपांडिंग रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, क्रिएटिंग अ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट। वो कह रहे थे कि
एक फेडरेशन बनाया जाए ब्रिटिश इंडिया के जो भी अंडर जो भी चल रहे टेरिटरीज या फिर प्रोविंसेस वो और प्रिंसली स्टेट्स इनके बीच में ये एक फेडरेशन बनाया जाए एंड कंटिन्यूइंग कम्युनियल इलेक्टोरेट्स पे उनका ज़्यादा करके फोकस था ताकि डिवाइड और रूल यहाँ पे बना रहे, ठीक है। हर एक कम्युनियल पार्टी से जो भी उनके जो भी लीडर्स है वो आएंगे और वैसे वैसे उनके लोग उनको वोट करेंगे, तो ये डिवाइड किया गया था, ऐसी इस तरह से हुआ था, ठीक है। डिस्कशंस फ्रॉम दिस लेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो ये जो रिपोर्ट है, ये जो डिस्कशंस है, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ हमारे 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाने में। अब देखो कम्युनियल अवार्ड, तो ये कम्युनियल अवार्ड क्या है हम देखेंगे। ये पीएम रेमसी मैकडोनल्ड जो है उन्होंने माइनॉरिटीज़ लाइक मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस सेपरेट इलेक्टोरेट्स इनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिया गया, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम शेड्यूल कास्ट डिप्रेस classes also got separate electorates, okay. Gandhi opposed this for depressed classes and fasted to change it। अब देखो हर एक अगर कास्ट अगर अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव के लिए वोट करने लगी, अब देखो तो ये थोड़ा सा गलत है। अब भाई हमारे यहाँ पे कैसे है कि ठीक है रिजर्वेशंस है और जो भी रिजर्वेशंस शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है, वो वहाँ पे वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो वहाँ पे खड़े हो सकता है, पर उनके लिए वोट सभी डालते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि ये बंदा नहीं डाल सकता है फिर वो बंदा नहीं डाल सकता, राइट। तो ये सिस्टम ठीक है, पर अगर आप बोलोगे कि जो भी शेड्यूल कास्ट जो है उनको हम अलग से उसके कम्युनिटी के जो भी लोग हैं सिर्फ वही उनको वोट करेंगे, तो ये थोड़ा सा डिवाइड और रूल का पार्ट होने लगा। तो गांधी जी इसको अपोज कर रहे थे, पर पूना एक्ट में ये एग्री हो गया कि हाँ ठीक है, जो भी हमारे शेड्यूल कास्ट के जो भी भाई बहन है तो वो आ जाएंगे हिंदू में, हिंदू इलेक्टोरेट के अंडर ही आ जाएंगे, पर उनको ये रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है। तो जॉइंट हिंदू इलेक्टोरेट विद रिजर्व्ड सीट फॉर डिप्रेस क्लासेस इंस्टेड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ये पूना पैक्ट में एग्री हो गया, ठीक है। तो हम देखेंगे आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसका जो बेस है, इसके बेसिस पे ही हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये बहुत सारा इसका ही एक बेस बना के हमने बनाया है। तो दिस एक्ट वाज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स गिविंग इंडिया मोर सेल्फ रूल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आते आते जो भी प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि हम इंडिया छोड़ के जाएंगे और पूरी तरह से हम ये इंडिया जो है वो इंडियंस के हाथ में दे देंगे। तो अब जाके ये शुरुआत हो गई थी कि अब ये कैसे होगा, क्या होगा, ये शुरुआत हो गई थी। पर उससे पहले ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हुआ था, ठीक है। तो इट वॉज अ बिग एंड डिटेल्ड लॉ विथ मेनी सेक्शंस। इट एम्ड टू क्रिएट अ फेडरेशन दैट इंक्लूडेड British provinces and princely states, dividing powers between the central government and provinces into three lists: one for the central government, one for the provinces, and one shared by both. The viceroy had extra power, but the federation didn't happen because the princely states refused to join। अब देखो ये इसमें क्या कहा जाता है कि जो भी लॉ मेकिंग है, ठीक है, उसमें जो अभी भी हमारे यहाँ पे है, मतलब अब आगे जाके हम जब देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि 3 अलग अलग लिस्ट बनाए गए हैं हमारे टैक्स के रिलेटेड या फिर एडमिनिस्ट्रेशंस के रिलेटेड। तो सेंट्रल के हाथ में कुछ चीज़ें हैं जैसे आर्मी है, राइट, तो या फिर टैक्स है ये, राइट, इंटरनेशनल जो रिलेशंस है वगैरह वगैरह। तो ये सारा चीज़ें आता है सेंट्रल के हाथ में, हमारे स्टेट के हाथ में आता है पुलिस वगैरह, ये सब आता है, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, तो ऐसे लिस्ट बनाई गई और एक कॉमन लिस्ट भी होती है, ठीक है।
तो कॉमन लिस्ट पे दोनों सेंट्रल और प्रोविंसेस जो भी है वो दोनों भी लॉज बना सकते हैं और वो शेयर करेंगे, ठीक है। ऐसा इसमें डिसीजन हुआ था। और इसमें कौन कौन आएगा, ब्रिटिश प्रोविंसेस भी आएंगे और प्रिंसली स्टेट्स भी इसमें मिल के काम करेंगे, ये ऐसा इसमें ये था, ठीक है। सॉरी। तो ये इसमें डिसाइड हुआ था, पर जो फेडरेशन है ये हो नहीं पाया क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स जो है वो रिफ्यूज़ किए। वो बोले हमें तो कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा जो लॉ है वो खुद बनाएंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, तो वी विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट, उन्होंने बता दिया, ठीक है। द एक्ट एंडेड द सिस्टम ऑफ डायरशी ड्यूअल रूल इन प्रोविंसेस एंड gave them autonomy, okay, be meaning they could govern themselves in many matters। जैसे मैंने आपको बताया कि उनको उनके हाथ में बहुत सारी चीज़ें दी गई कि जो भी चीज़ें ऐसी थी कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं था कि सेंट्रल को हर बार उसमें हाँ हाथ डालना पड़े या फिर उसमें एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़े। ऐसी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्रोविंसेस को दी गई कि आप भाई इसको देख लो। तो the governors had to work with ministers responsible to the local legislative councils। अब देखो ये यहाँ पे आपको सेंस होता होगा कि अभी भी ये सिस्टम है कि गवर्नर्स जो है वो मिनिस्टर्स के हिसाब से काम करते हैं। मतलब मिनिस्टर्स के साथ में गवर्नर्स अभी काम करते हैं। लोकल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का जो भी काम है वो गवर्नर्स मिनिस्टर्स के साथ देखते हैं, ठीक है। तो दिस सिस्टम स्टार्टेड इन 1937 बट स्टॉप्ड इन 1939। At the central government level, diarchy was introduced but never really put into practice। कुछ चीज़ों के कारण ये इतना चला नहीं, 1939 में इसको ख़त्म किया गया, ठीक है। इन 6 प्रोविंसेस बंगाल, मुंबई, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम, यूनाइटेड प्रोविंसेस, द लेजिस्लेचर वॉज मेड बायकैमरल विथ 2 हाउसेस अपर एंड लोअर। अभी भी हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे बायकैमरल चलता है, ठीक है। दीज लेजिस्लेचर्स हैड सम पावर बट विथ मेनी लिमिटेशंस, ओके। द एक्ट expanded communal representation by giving separate voting rights to depressed classes, women and workers। It also got rid of the old councils of India and gave the Secretary of State for India a group of visitor advisors, okay। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि चेंजेस की गई थी। जो एक्ट एक्सपांडेड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़ाया गया, ठीक है। जिसमें वोटिंग राइट्स मिल गए डिप्रेस्ड क्लास को भी, ठीक है। पहले जो हमने देखा था कि राइट्स सिर्फ उन लोगों को थी जिनके पास ज़मीन है, टैक्स भरते थे या फिर एजुकेटेड है वगैरह वगैरह। तो अब जाके इनको भी कुछ सेपरेट वोटिंग के राइट्स मिल गए, उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स है उनके लिए वगैरह, राइट। और जो ओल्ड काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उनसे उनको छुटकारा मिल गया एंड गेव द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया अ ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स। अब ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे हमने ये पहले ही देखा था 1858 में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनका जो ओल्ड काउंसिल था वो ख़त्म कर दिया गया और ये ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स उनको दिए गए, ठीक है। मोर पीपल वेर अलाउडेड टू वोट, अबाउट 10% ऑफ द पॉपुलेशन। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड। अब देखो ये 1935 का इसमें जिक्र है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड to manage the country's money and banking system। Public service commissions were set up at federal and provincial levels to recruit civil servants। Lastly, a federal court was established in 1937 to act as the highest court of India। अब देखो ये जो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार इसको रीड करो। स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही कुछ ना समझ आने वाली चीज़ है, तो आप देख लो एक बार, इसको रीड करो और ठीक है। अब ये था 1935 का इम्पोर्टेंट एक्ट। अब इसके बाद आता है गवर्नमेंट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। अब देखो ये 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है
इससे पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी है, हम वो देखेंगे आगे जाके, पर एक बार इसको रीड कर लेते हैं, ठीक है। इन 1947 द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली announced that British rule in India would end by June 1948। अब देखो ये प्राइम मिनिस्टर जो है क्लेमेंट एटली, इन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया 1947 में कि भाई एक साल में हम ये छोड़ के जाएंगे इंडिया को, ड्यू टू ग्रोइंग प्रेशर स्पेशली फ्रॉम द मुस्लिम लीग डिमांडिंग अ सेपरेट कंट्री। द ब्रिटिश डिसाइडेड टू स्पीड अप द प्रोसेस। On June 9, 3rd of June 1947, Lord Mountbatten proposed the partition plan। ये हम आगे जाके देखेंगे इसका कैसे हुआ, इससे पहले क्या क्या चीज़ें हुई थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो कैसे गठित की गई थी, जो बनाई गई थी वो हम देखेंगे, ठीक है, वो कैसे बनाई गई, ठीक है। To divide India into two parts, two independent countries, India and Pakistan. Both the Congress and the Muslim League accepted this plan to implement it immediately. The British Parliament passed the Indian Independence Act of 1947. The act made India independent on August 15, 1947 and divided the country into two nations, India and Pakistan। अब देखो इसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, कैसे बना क्या नहीं वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। और इट एंडेड द ब्रिटिश रूल, एबॉलिश द ऑफिस ऑफ द वॉइसरॉय एंड रिप्लेस इट विद द गवर्नर जनरल्स इन बोथ डोमिनियंस। ओके, दोनों तरफ इंडिया और पाकिस्तान में, अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश किंग बट रिस्पॉन्सिबल ओनली टू देयर रेस्पेक्टिव डोमिनेंस गवर्नमेंट्स। ओके, तो इंडिया का जो भी गवर्नर जनरल होगा वो इंडिया का देखेगा, पाकिस्तान का जो गवर्नर जनरल होगा वो पाकिस्तान का देखेगा, ऐसा था। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वेर गिवन फुल पावर टू मेक देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज। British Parliament's law would no longer apply after independence unless the new countries decided to adopt them। ठीक है। The British also ended their special control over Indian princely state। ओके, तो जो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स हैं उनसे भी वो बाहर हो गए, उनको कुछ करना ही नहीं था, सब तो होके बैठा था, सब लूट के तो बैठे थे, अब उनको सिर्फ यहाँ से भाग जाना था। अलाउइंग देम टू चूज वेदर टू जॉइन इंडिया, पाकिस्तान और बिकम इंडिपेंडेंट। अब ये इन्होंने क्या गेम किया यहाँ पे, इंडियन प्रिंसली स्टेट्स जो है उनको बताया दिया भाई आप अब चूज़ करो, अब हम तो नहीं है आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, अब ये इंडिया और पाकिस्तान क्या करेंगे हमें पता नहीं, आप उनसे ही सुलह कर लो और आप देख लो किसकी तरफ जाना है और उसमें आप मर्ज हो जाओ, ऐसे उनको बता दिया, नहीं तो फिर आप पे वो अटैक कर देंगे, ऐसे मतलब उनमें डिस्कशन हुआ होगा। ओके, द ओल्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 would continue as the temporary governing law until new constitutions were made। ये तो लाइन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है वो अभी भी चालू रहेगी जब तक आपकी न्यू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाती, और वो आप जब तक एक्सेप्ट करके उसको अप्रूवल दे के आप एक्सेप्ट जब तक नहीं करते तब तक टेम्परेरीली यही जो सिस्टम है, यही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है यही चलता रहेगा। The British king's title as Emperor of India was dropped and civil services recruitment by Britain was stopped after independence। अब ये इनका जो Emperor of India का जो भी टाइटल था वो नीचे गिर गया, हम कह सकते हैं ड्रॉप्ड, एंड सिविल सर्विसेज रिक्रूटमेंट बाय ब्रिटेन वॉज स्टॉप्ड। उनके जो भी सिविल सर्विसेज के IAS IPS के जो भी वो रिक्रूटमेंट करते थे वो स्टॉप किए गए। ऑन मिडनाइट ऑफ August 14-15 1947 British rule ended। Mountbatten became India's first Governor General and Jawaharlal Nehru became first Prime Minister। तो हमारे पहले जो इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, तो माउंटबैटन थे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि इम्पोर्टेंट थी आपके लिए, और आई होप कि आपने ये जो वीडियो है वो एंजॉय किया होगा। बहुत सी चीज़ें हैं जो आगे जाके बहुत बार रिपीट होंगी,
मैं हर बार उसका कनेक्शन जो है वो बना के आपको बताऊंगा कि हमने ये पहले भी सुना है या फिर ये पहले भी हमने देखा है, और इससे ही आपकी रिवीजन हो जाएगी और इससे ही आपको वो ध्यान में रह जाएगा। तो आपने अगर वो रीड किया तो अच्छा ही है, नहीं तो फिर आप मेरे साथ इस सफ़र में हमारे पूरे पॉलिटी के सीरीज़ में मेरे साथ बने रहे। ऑटोमेटिकली आपका वो रिवीजन होके आपका वो ध्यान में रह जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक प्लीज़ लाइक शेयर करिए और जो भी इस चैप्टर के एंड में जो भी टेबल्स है वो भी ठीक से आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चैप्टर्स के एंड में जो भी टेबल्स है वो करना बहुत इम्पोर्टेंट है, वहाँ से भी बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन, बाय, हैव अ नाइस डे।